अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माई चैनल चौहान कैन टीच। मेरा नाम है हसन और हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल, जिसमें हम थोड़ी ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आज हम यानी 2022 में किधर स्टैंड कर रहे हैं। 1885 की बात है जिसमें कार्ल बेंज नाम का एक इन्वेंटर था जिसने सबसे पहले पेट्रोल और गैस की ऑटोमोबाइल बनाई थी। इसको पहली प्रोडक्शन का नाम दिया जाता है और जो कार्ल बेंज था इसने इस तरह की काफ़ी आइडेंटिकल कॉपीज़ यानी इससे मिलती जुलती कॉपीज़ इस तरह की और भी काफ़ी ऑटोमोबाइल्स बनाए थे जो जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में नज़र आ रहा है। जबकि निकोलस जोसेफ था जिसने 1769 में फर्स्ट ऐसा ऑटोमोबाइल बनाया था जो ह्यूमन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता था। जिसके बाद 19वीं सेंचुरी में काफ़ी इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया ऑटोमोबाइल्स या ऑटोमेशंस में, और इन्होंने एक इंजन तैयार किया जिसको डीराइवर्स इंजन का नाम दिया गया। ये एक ऐसा इंजन था जिसमें इंटरनल कंबशन होती थी यानी और इसको एक इंटरनल कंबशन इंजन की इब्तिदा भी यहाँ से हुई। यानी कि ये जो हमारा गैस और पेट्रोल बर्न होता था ये या गैस और पेट्रोल बर्न होता था ये हमारे इंजन के अंदर सिलेंडर्स में बर्न होता था। इससे पहले एक्सटर्नल कंबशन होती थी जैसे कि स्टीम इंजन वगैरह। इसके बाद साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इस चीज़ों में, उन्होंने 2 और 4 साइकिल कंबशन इंजन बनाना शुरू कर दिए जो कि गैस और पेट्रोल पर काम करते थे। 1887 में कार्ल बेंज ने एक ऐसा इंजन बनाया था जो गैसोलीन पावर इंजन था और उसने इसकी काफ़ी आइडेंटिकल कॉपीज़ भी बनाई थी। 1870 की बात है कि इन्वेंटर था मार्कोस नाम था जिसने जो लिक्विड है ये एक इंटरनल कंबशन इंजन में डाला था। यानी कि ये पहला इंटरनल कंबशन इंजन तो बन चुका था लेकिन जो कंबशन होती थी वो किसी लिक्विड की कंबशन कराना वो मार्कोस ने याद की थी 1870 में, और इसने ये एक्सपेरिमेंट सिंपल हैंड कार्ड में किया था जिसमें किसी इंजन फिट करके लिक्विड फ्लूइड करके इंटरनल कंबशन करता। ये वो पहला इंजन था ये वो पहला आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट था जिसके बाद गाड़ियां बगैर किसी हॉर्स वगैरह या एनिमल वगैरह के प्रोपेल हो सकती थी। सेवरल इन्वेंटर्स से उन्होंने अपनी किस्म की गाड़ियाँ वगैरह बनाना शुरू कर दी। किसी ने पेट्रोल की बनाई, किसी ने गैस की बनाई, इंटरनल कंबशन इंजन बनाए, किसी ने क्या बनाए पिछले 200 साल की बात है। ब्रेथा बेंज भी एक इन्वेंटर था जिसने एक गाड़ी ईजाद की थी, एक ऑटोमोबाइल बनाया था जिसने, जबकि उसके बाद उसकी वाइफ ने ये प्रूव किया था कि जो ऑटोमोबाइल है उसने एक ट्रिप की थी अगस्त में 1888 में, जिससे ये साबित हुआ था कि जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ होते हैं जो बगैर हॉर्सलेस से यानी कि इसमें बगैर किसी हॉर्स इसको या कोई एनिमल्स को नहीं खींचता था, ये बगैर किसी हेल्प के यानी कि इंजन्स के मदद से वर्क करते थे। इनके लिए ड्राइवर तो मस्ट था। जबकि मार्केट पूरी चेंज होगी 1960s में काफ़ी डेवलपमेंट हुई ऑटोमोबाइल्स में, काफ़ी कंपनीज डेवलप हुई, काफ़ी बड़े साइंटिस्ट आए। यूनाइटेड स्टेट की काफ़ी बिग 3 कंपनी थी, काफ़ी इनको कंपटीशन भी रहा क्योंकि काफ़ी गाड़ी इंपोर्ट्स भी होना शुरू हो गई थी। यूरोप में क्योंकि यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ बनना शुरू हो गई थी, इन्होंने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ अपनाना शुरू कर दी, इमेंस कर ली, अब्जॉर्ब कर ली, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ अपने गाड़ियों में भरना यानी डालना शुरू कर दी। जबकि जापान क्योंकि कार प्रोडक्शन का भी लीडर माना जाता है, इसने तो कार उस टाइम भी 1960 में भी जापान 1960 से ही जापान को कार प्रोडक्शन का नेशन का यानी कि आप कह सकते हैं कि लीडर माना गया कि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी जापान में बनती हैं। जापान में काफ़ी कंपनीज डेवलप होगी, काफ़ी कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल्स बनाए, जबकि ये काफ़ी पॉपुलर जापान की कंपनीज होने लगी तो इनकी गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी गाड़ियों को अपनी इंटरनेशनली सेल करें यानी दूसरे नेशंस कंट्रीज़ में सेल करें जाकर। जिसके बाद इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम वो वाली गाड़ियाँ सेल करें जो हमारी सबसे ज़्यादा डिमांडेबल यानी मोस्ट पॉपुलर गाड़ियाँ हैं जो इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं इनके अपने कंट्री में नेशन में। तो इन्होंने टोयोटा कोरोला, टोयोटा निसान सनी एंड टोयोटा ब्लू बर्ड की गाड़ियाँ 1960 में एक्सपोर्ट करना दूसरे नेशन में शुरू कर दी। 20वीं सेंचुरी के एंड तक भी जापान को लीडर ऑफ कार प्रोडक्शन माना गया।
अगर हम बात करें 2009 की, तो 2009 में चाइना ने जापान को पीछे छोड़कर 2009 में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की। ये वही साल था जिसमें जापान ने मार खाई। जबकि 20वीं सेंचुरी के एंड में एक अवार्ड कंपटीशन हुआ जो गाड़ियों, ट्रक्स वगैरह का था। ये अवार्ड कंपटीशन यूएस में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हेल्ड हुआ। इस अवार्ड में जो गाड़ी थी फोर्ड मॉडल टी, इसको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कार ऑफ 20वीं सेंचुरी का अवार्ड मिला। अगर हम बात करें 2021 के सर्वे की, तो 2021 के सर्वे के मुताबिक तो लार्जेस्ट कार कंपनीज में टोयोटा जापान की नंबर 1 पर है, वोल्क्सवैगन जर्मनी, डेमलर जर्मनी, फोर्ड मोटर यूनाइटेड स्टेट एंड होंडा जर्मनी की इनमें शामिल है। अगर आप देखें तो टॉप 5 में जापान की 2 बिग कंपनीज स्टैंड कर रही हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि 2019 के सर्वे के मुताबिक, जिसमें ये जाना गया कि टोयोटा कोरोला सबसे ज़्यादा बिके जाने वाली गाड़ियां हैं 2019 में। जैसे कि आपको मैंने पीछे बताया भी कि टोयोटा जापान की कंपनी है और टोयोटा कोरोला ही वो तीन गाड़ियाँ, 3 मॉडल्स में से एक थी जो सबसे पहले एक्सपोर्ट हुई थी जापान से दूसरे नेशंस में, दूसरी कंट्रीज़ में। तो 2019 तक टोयोटा कोरोला बेस्ट सेलिंग कार रही है। जबकि जापान की कंपनीज़ में तकरीबन 2022 में 1.1 मिलियंस की सेल की, ये एक रिकॉर्ड रहा है और ये 2022 के सर्वे के मुताबिक रिपोर्ट है। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, ये टोयोटा कोरोला की डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।